कि मेरे को रिपीट ऑर्डर्स मिले। अब आप बहुत बिजी हैं और दिवाली से 5 दिन पहले आपका मटेरियल उसके पास पहुंच रहा है तो नहीं चलेगा। बाय द वे वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा शायद। लेकिन जब ये फैक्ट्री का मालिक सेल्स करने जाता है तो नए ऑर्डर्स भी लेके आ जाता है, नए ग्राहक भी जोड़ लेता है, पुराने ग्राहकों से भी नए ऑर्डर ले लेता है। अदरवाइज आपने हाथ में तलवार दे दी, कहता जाओ सेल करो, वो तो कहीं ना कहीं गर्दन ही काट आएगा कस्टमर के। तो बिजनेस में स्वागत है आपका सर। जी जी। और जैसा कि हम जानते हैं कि आपने कई साल सेल्स के अपने अनुभव को बहुत सी कंपनीज के साथ बांटा है और उनको सेल्स बढ़ाने में और सेल्स के जरिए अपनी कंपनी को बड़ा करने में उनकी मदद की है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर, आपका ये अनुभव कैसा रहा और आपको क्या प्रेरित करता है इस तरह के अनुभव को कंपनीज के साथ बांटने के लिए? जी थैंक यू बहुत बढ़िया आयुष। और बाय द वे पिछले 20 साल से हम इस बिजनेस में हैं, जब हम सेल्स के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, कोचिंग देते हैं और कई ऑर्गेनाइजेशन की हम सेल्स की कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं ओवरऑल की कैसे बढ़ाएं। और ओवरऑल मैं समझता हूं कि आज के जमाने में मैन्युफैक्चरर किंग नहीं है, आज के जमाने में सेल्स वाला किंग है। और मैंने कई लोगों को देखा है जो पहले मैन्युफैक्चरर थे, वो मैन्युफैक्चरिंग से हट गए हैं और सेल्स में आ गए हैं, क्योंकि जिसके पास कस्टमर है उसके पास बिजनेस है। कोई जमाना था आज से शायद 30-40 साल पहले जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग थी वो राजा था, अब नहीं है। तो नेचुरली उसके कारण से सेल्स का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसा कि आपने बोला कि मैन्युफैक्चरर और फैक्ट्री ओनर आज दो अलग अलग लोग हो गए। बिल्कुल। जिनकी फैक्ट्री है और जो बेच रहे हैं। बिल्कुल। और आपका जो कहना है वो काफी हद तक सही है कि आज जो बेचना जानता है वही किंग है। वही किंग है अल्टीमेटली व्यापार को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। जिसके पास कस्टमर है वो तो उसके आगे पीछे मैन्युफैक्चरर घूमेगा, कहता सर हमारा माल ले लो, हमारा माल ले लो। और उल्टा नहीं है कि मैन्युफैक्चरर कहेगा जी मैं आपको माल नहीं दूंगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। और इसलिए आज की डेट में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो फैक्ट्री ओनर का है, और उन्हें ये लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए कि मैं कस्टमर के बिल्कुल नजदीक कैसे पहुंचूं डायरेक्टली। आज की डेट में क्या है, कस्टमर है, उसके ऊपर रिटेलर है, रिटेलर के ऊपर कोई होलसेलर या एजेंट है। और मोस्टली अगर मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री ओनर सिर्फ एजेंट या होलसेलर पे डिपेंडेंट है तो वो कस्टमर से बहुत दूर है। उसे ये देखना है मैं कितनी पास पहुंचूं। और बाय द वे अगर आप कस्टमर के पास पहुंचना चाहते हैं तो बड़ा कॉस्टली। फैक्ट्रीज के लिए सेल्स पाने के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। वो किसी एंड कस्टमर तक भी जा सकता है, वो किसी रिटेलर तक भी जा सकता है, या उसके अलावा रिटेलर के अलावा क्या फैक्ट्री ओनर को और भी जगह अपनी नजरें रखनी चाहिए और भी जगह सेल्स ढूंढनी चाहिए सेल्स के माध्यम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे आज की डेट में वेबसाइट्स हैं, और मेरा शायद ऐसा मानना है कि बिजनेस भी एक ऐसा वेबसाइट है जहां पर उसको कई इंक्वायरी सोर्स होंगी, उसे पता चलेगा, या वो आपके पास जाएगा, कहता जी मेरी ये डिस्प्ले कर दीजिए, मेरे को एक 1 पेज बनाकर दे दीजिए आपके वेबसाइट पे और मेरी चीजें वहां डिस्प्ले होंगी। तो नेचुरली एक अरेंजमेंट तो उसको इमीडिएटली देखनी ही चाहिए, वो तो कोई शक ही नहीं है। और दूसरा, जैसा मैं कह रहा था कि अगर कोई ऐसा साइट है जहां पे रिटेलर्स भी अपनी इंक्वायरी डालते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यूपी में आगरा है या ये एरिया है, काफी मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर है, परंतु केरला या तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर नहीं है। और वहां का रिटेलर भी ढूंढ रहा है कि मेरे इस समय 2 सप्लायर है, मैं 2 और ढूंढ रहा हूं, तो वो कहां ढूंढे? आई एम श्योर इंटरनेट पे कोई ना कोई साइट ऐसा भी होगा जो दिखा रहा होगा कि मैन्युफैक्चरर कौन कौन है, जैसे आपका साइट है। रिटेलर उसे ढूंढता है और अप्रोच करता है। बड़ा चौकन्ना रहना चाहिए इस व्यक्ति को जो फैक्ट्री ओनर है, और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मुझे जल्दी से कैसे यहाँ पे कोई भी इंक्वायरी आ रही है मुझे कैच करनी है। तो ये तरीका। सर, एक फैक्ट्री ओनर के पास एक सीमित समय होता है और कुछ सीमित लोगों की एक टीम होती है। आज अगर वो मान लीजिए महीने में 10 ऑर्डर लगा पाता है और अगले महीने भी वो 10 ही ऑर्डर लगा रहा है, और इस तरह से वो आजीवन अपनी फैक्ट्री में धीरे धीरे बढ़ पा रहा है, तो वो फैक्ट्री को नहीं बढ़ा पाएगा, बदलते समय के साथ फैक्ट्री उसकी नहीं बदल पाएगी। आज अगर कोई 10 ऑर्डर प्राप्त कर रहा है तो कल वो 20 ऑर्डर कैसे प्राप्त कर सकता है उसी सीमित समय में और उसी सीमित टीम के साथ? ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, और बहुत सारे जो फैक्ट्री ओनर्स हैं इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, ये सच्चाई है बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक तो फैक्ट्री ओनर को ये डिसाइड करना ही है दिमाग में कि मेरा ज्यादा ध्यान सेल्स और मार्केटिंग पे जाए रादर देन मैन्युफैक्चरिंग पे जाए। क्या मैं एक सुपरवाइजर ला सकता हूं, वो सुपरवाइजर 90% मैन्युफैक्चरिंग देखे,
जो मैं बोल रहा हूँ इसमें किंतु परंतु बहुत हो सकते हैं। वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है सुपरवाइजर रखने के, मेरा सुपरवाइजर ईमानदार नहीं होता है, ये चीजें हो सकती है, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता यहाँ बैठ के। परंतु वो ऐसा सोचे कि मैं कम से कम 50% अपना टाइम निकालूं सेल्स एंड मार्केटिंग में, और अगर मैं एक सेल्स मैनेजर अपॉइंट नहीं कर सकता तो ज्यादा नहीं तो महीने में मैं एक 10 दिन का 5 दिन का टूर लगा के आऊं कहीं, भाई किसी भी स्टेट का। वो एक स्टेट डिसाइड कर ले कि मैं इसी रूट पे जाऊंगा। अगर मान लो वो यहां से निकलता है, मैं यहां से जयपुर जाऊंगा, जयपुर से मैं अजमेर जाऊंगा, अजमेर से मैं उदयपुर जाऊंगा, मैं यही रखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं 3 ही टाउन रखूंगा क्योंकि ये मेरे को एक लाइन में आते हैं और मेरे शायद कोई और भी पर्सनल काम होते हैं जिसके कारण मुझे यहाँ जाना पड़ता है, तो बड़ी अच्छी बात है। परंतु मैं कहता हूं कि रिटेलर के पास भी वो कोशिश करे कि मेरे को रिपीट ऑर्डर्स मिले। अगर उसे रिपीट ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। वो नए नए रिटेलर कितने समय तक ढूंढेगा, और रिटेलर मिलना भी आसान नहीं है क्योंकि उसके पास तो बहुत ऑप्शन है। और तीसरा ये भी है कि बहुत सारे रिटेलर देखते हैं कि मैं कितना दबा सकता हूं फैक्ट्री ओनर को। पेमेंट जो है वो कहेगा मैं 30 दिन में दे दूंगा, परंतु देगा 60 दिन में। नहीं आपका रेट ज्यादा है, मेरे को वहां से कम रेट में मिल रहा है, आप अगर अपने वाले को 650 का कर दोगे तो ले लूंगा, नहीं तो नहीं। तो ये बहुत प्रेशर है, विच मींस अगर आपने 5 रिटेलर भी अच्छे ढूंढ लिए, अब आप ये देखिए कि मैं इनको हमेशा के लिए अपने साथ कैसे बांध के रखता हूं। आपका कहना है ये रिलेशन बनाने का बिजनेस है, ये कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री ओनर एक रिटेलर के साथ एक रिलेशन कायम रख पाए, लंबे समय तक उसको ऑर्डर्स दे पाए, उससे ऑर्डर्स ले पाए, उसको अपनी सर्विस दे पाए, उसको अपने प्रोडक्ट दे पाए, उस पर उसका फोकस ज्यादा होना चाहिए बजाय नए रिटेलर्स को बार बार खोजने के। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसकी बकेट नीचे से लीक हो रही है, ऊपर से पानी डालते जाओ उसका कोई फायदा नहीं है। बेटर है कि ऊपर से टूंटी बंद की जाए, पहले बकेट को रिपेयर किया जाए, उसके बाद ही पानी डाला जाए। तो अगर कोई कस्टमर आ गया और बाद में उसने लेना बंद कर दिया तो ये लीकेज जैसा है। और यहां पर जो आपने रिलेशन बोला, मैं रिलेशन का मतलब ये नहीं कि आप उसका नाम जानते हैं, उसके बच्चे को बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। रिलेशन का मतलब ये भी है कि उसने आपको जिस तरह का ऑर्डर मांगा आपने वैसा दिया। कहता है मेरे को साइज में 8 नंबर के 4 जूते चाहिए, बाकियों के एक पेयर चाहिए, एग्जांपल ले रहा हूं। तो कहता है बिल्कुल दूंगा, और बाय द वे वो कहता है दिवाली से मुझे ये 20 दिन पहले मिल जाए। अब आप बहुत बिजी हैं और दिवाली से 5 दिन पहले आपका मटेरियल उसके पास पहुंच रहा है तो नहीं चलेगा। बाय द वे वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा शायद, कहता बॉस मुझे नहीं चाहिए अभी, मतलब सीजन तो खत्म हो गया, दिवाली से 5 दिन पहले आपका माल आ रहा है, हमारी तो पिछले महीने भर से सेल लगी हुई है यहाँ। तो ये सब चीजें बड़ी जरूरी है देखनी, कई लोग नहीं देखते हैं। तो सॉरी यार वो लेट हो गए यार, उसका ऑर्डर था, इसका ऑर्डर था, बॉस फिर आपको प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था। कम से कम दैट इज बेटर, बिकॉज आपने प्रॉमिस नहीं किया तो आपने अपने कमिटमेंट को मेंटेन किया कि सॉरी मैं आपको इतनी जल्दी नहीं दे पाऊंगा। ये सब चीजें बड़े ध्यान रखें। और इसके साथ साथ मेरे को आयुष ये भी लगता है हर बिजनेस में छोटा बड़ा हर जगह इनोवेशन का बहुत महत्व है। इनोवेशन बहुत महत्व है। आपके शूज में कुछ अलग ऐसा क्या है जो कि बहुत कम और लोगों में है। इनोवेशन मतलब नयापन, कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ नया। विटामिन डी जैसे डालते हैं, वो कहता है जी बिस्किट निकाले इसमें विटामिन डी है, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। तो शूज में विटामिन डी क्या हो सकता है मुझे नहीं पता है, परंतु कुछ ना कुछ हो जो कि लोग कहें कि इनके यहां पर कुछ नया है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि शूज आपने बनाया और शूज के आपने सोल के ऊपर जहां लेदर शुरू होता है वहीं पे आपने सुराख कर दिए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 5 इधर है 5 इधर है। वो एक पहली बात तो नया डिजाइन है। दूसरी बात है अभी भी शूज तो फॉर्मल लगता है क्योंकि छोटे छोटे सुराख हैं। और तीसरा मैं कह रहा हूं वो सुराख गोली क्यों हो, सुराख हार्ट शेप में क्यों ना हो। जब आप हार्ट शेप में दे रहे हैं तो एक यंगस्टर है उसको एक कुछ अलग चीज लगती है। सही बात। और ये अलग चीज कैच हो लेती है। अब बाय द वे बाकी लोग इसको डुप्लीकेट करेंगे और उनको डुप्लीकेट करने में टाइम लगेगा, तब तक आपने मार्केट ले ली। और जब तक वो डुप्लीकेट करेंगे तब तक आपकी कोई नई इनोवेशन आए। अब वो नई इनोवेशन क्या है ये तो आपको सोचना पड़ेगा अपने लोगों के साथ। तो ये लगा। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए एक ऐसी परिस्थिति हो जहां पर जो फैक्ट्री का मालिक है वो फैक्ट्री नहीं छोड़ सकता, उसने एक टीम बनाई सेल्स के लिए, लेकिन जब ये फैक्ट्री का मालिक सेल्स करने जाता है तो नए ऑर्डर्स भी लेके आ जाता है, नए ग्राहक भी जोड़ लेता है, पुराने ग्राहकों से भी नए ऑर्डर ले लेता है। इसकी टीम जब जाती है तो जो ये काम करके आ रहा है मान लीजिए उसका 50% तक का काम करके आ पाते हैं,
तो क्या कोई तरीका है कि फैक्ट्री के मालिक पर, फैक्ट्री के ओनर पर सेल्स की पूरी निर्भरता ना रहे और जो उसकी टीम है, जो उसके साथ दे रहे हैं, उसके लोग उसका साथ दे रहे हैं, वो लोग उसकी जगह पर जब सेल्स करने जाए तो उसी के जैसे रिजल्ट लेकर आ पाए? बहुत बढ़िया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़ी मुश्किल परिस्थिति है, बड़ी मुश्किल परिस्थिति है। अगर ओनर की जो पैशन है, जो लगाव है, जो ओनरशिप है, वो तो उसके भतीजे का भी नहीं हो सकता। बाय द वे, ये तो एम्प्लॉय तो दूर की बात है, भतीजे का भी नहीं हो सकता जो कि उसके भाई का लड़का है। नहीं, ये सच्चाई है। और दूसरा ये है कि क्या पूरी सेल इसलिए हो रही है क्योंकि जो ये मालिक है इसका एक बात करने का तरीका है, लहजा है। अगर वो हो रहा है तो ये ओवर डिपेंडेंस हो रही है, विच मीन्स माल शुरू में तो ओनर की अपनी बातचीत करने के तरीके से बनी, परंतु फाइनली तो आपकी प्रोडक्ट बिकनी चाहिए। और अगर धीरे धीरे आपने प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू बना ली, इतनी गुडविल बना ली कि उसको बेचने अगर आपका एक सेल्समैन भी जाता है तो भी रिटेलर को पता है कि यार इनका शूज अच्छा है, कस्टमर ना वापस आता है, कस्टमर को लगता है कि बढ़िया चीज मिली है। अगर ये चीजें वो कर ले तो फिर वो बाद में सेल्समैन भी रखता है तो चलेगा। दूसरी बात है, शुरू में, और बाय द वे हम बहुत सारे अपने जो कस्टमर्स हैं हमारे, कंसल्टेंसी करते हैं, उनके साथ हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मालिक को कि भैया हफ्ते में कम से कम 2 घंटे निकालो जिसमें आपके तीनों चारों सेल्समैन आपके साथ बैठे, आपकी बातों को समझें और कई बार तो आपके साथ रोल प्ले करें। रोल प्ले करें का मतलब कि मान लीजिए आप कस्टमर हैं, मैं आपके पास आया हूं, मैं कह रहे हैं तेरा जूता बहुत महंगा है, मैं ये है, मेरा वो है, इसको आंसर कैसे दोगे, इसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके उनको बताएं कि गलती कहां हो रही है, इसको ऐसे करना है, वो करना है, वो करना है। तो कम से कम आप जब उसे बाजार में भेज रहे हैं, कम से कम उससे पहले आपने उसको तलवार चलाना तो सिखा दिया। अदरवाइज आपने हाथ में तलवार दे दी, कहते जाओ सेल करो, वो तो कहीं ना कहीं गर्दन ही काट आएगा कस्टमर के। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि ये चीजों के ऊपर ऑफिस के अंदर ही प्रैक्टिस की जाए, जो कि एक अच्छा ओनर है, फैक्ट्री ओनर है, वो करेगा। या हमारे जैसे लोग हैं, हम ऐसी प्रैक्टिस करवाते हैं लोगों को जिसके कारण से वो फैक्ट्री ओनर की तरह कॉल तो नहीं कर पाता है, परंतु अगर वो 50, 60, 70% पे भी आ जाता है तो चलेगा। तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि जो जिसको आप बोल रहे हैं कि एक फैक्ट्री ओनर अपने टीम के साथ समय निकालकर सेल्स की पिच को प्रैक्टिस करे, बिल्कुल, जो सेल्स की स्क्रिप्ट है उसको प्रैक्टिस करे। मैं एक बार हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे फैक्ट्री ओनर्स के लिए आपसे पूछना चाहूंगा, सेल्स स्क्रिप्ट या सेल्स पिच का एक मूलतः एक आम भाषा में क्या मतलब है? जी जी, और वो बनाई कैसे जा सकती है? डेफिनेटली उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको बनाने का क्या तरीका है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सेल्स पिच का जो मैं पर्सनली समझता हूं, सबसे मेन चीज तो यह है, जब भी वो एक नए कस्टमर पे जाए तो क्या बात करें, जब भी पुराने कस्टमर पे जाए तो क्या बात करें। क्या बात करे वैसे तो डिपेंड करता है उस समय सिचुएशन क्या है और सामने से रिटेलर क्या बोल रहा है, परंतु फिर भी ये 80% तो तैयारी करके जाए। गोल्डन रूल, इसका गोल्डन रूल ये है, जब भी वो नए रिटेलर के पास गया, रिटेलर के पास बैठा, उसने अपना कार्ड दिया या बताया, कहता जी मैं सुंदरलाल जैन जी की फैक्ट्री आगरा में वहां से आया हूं और ये हमारा ये है। रिटेलर शुरू में पूछता अच्छा इसका रेट क्या है, और ये व्यक्ति उसी समय बोल देता है, कहता जी 820 का है और ये 780 का है। खत्म हो गया सब, आपने पानी डाल दिया। पानी इसलिए डाल दिया, गोल्डन रूल किसी भी सेलिंग का है, शुरू में प्राइस की डिस्कशन में मत पड़िए। भले रिटेलर पूछे, लेकिन भले रिटेलर पूछे तो भी मैं उसको बड़े प्यार से डॉज करूं और डॉज करके आऊं। कहता सर जूता देखिए सर, और सर इसका सोल देखिए सर, थोड़ा सा ऐसा करके देखिए सर, फ्लेक्सिबिलिटी लग रही है, और देखिए सर आपने इसको पूरा मोड़ा तब भी आपने देखा है लेदर पे रिंकल नहीं आए, क्योंकि ये लेदर जो है इससे ट्रीट किया गया है। वो ऐसी चीजें उनको कुछ बताए, फिर वो दोबारा पूछता है इसका रेट क्या है, फिर पोस्टपोन करें। कहता अच्छा सर थोड़ा पहन के देखिए, चलने में कैसा लग रहा है, आपको क्या फील हो रहा है। कहता सर इसका सोल भी थोड़ा मोटा लगा है, आपको हाइट थोड़ी सी ज्यादा लगती है, क्योंकि अदरवाइज हर बंदे को लग रहा है मैं लंबा लगूं, तो अगर हमारा शूज उसमें हेल्प कर पाए तो क्या चाहिए। तो ये चीजें उसने जब 5-6 चीजें बताई तो रिटेलर के दिमाग में आ गया कि शूज में कुछ खासियत है जी। अब जब आप उसको बोलते हैं कि ये शूज 890 रुपए का है, तब वो दिमाग में उसको जस्टिफाई करता है कि इसने मुझे इस शूज के बारे में 4 चीजें बताई, इतना तो होना चाहिए। दिमाग में आता है, वैसे वो बोलता नहीं है सामने, कहता नहीं बहुत महंगा है, क्या बात कर रहे हो, 890 का तो हम बेचेंगे क्या।
ऐसा बोलेगा, परंतु उसके दिमाग में कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन तो आ रही है, 890 वाजिब लग रहा है। तो ये तो गोल्डन रूल है स्क्रिप्ट का। और वो चार चीजें क्या बतानी है, वो चार चीजें क्या बतानी है, उसके ऊपर भी पहले से उसकी प्रैक्टिस हो। और आइडियल सेल्स स्क्रिप्ट का एक अनदर गोल्डन रूल है, शुरू में एक कन्वर्सेशन क्रिएट कीजिए। बताइए मत, आप उसे से पूछिए आपके यहां ज्यादा कौन सा शूज बिकता है, आपके यहां कस्टमर कौन ज्यादा आता है, आपका जो एरिया है आसपास का कैसा है, इससे शुरू करें बात। अगर वो इससे शुरू करेगा तो रिटेलर को भी लगता है ये बंदा समझदार है, मेरे से पूछ रहा है, और जो कुछ उसने बताया, रिटेलर ने बताया, उसी के एंगल से अपने प्रोडक्ट को बताया जाए। ये गोल्डन रूल है सेल्स स्क्रिप्ट का। इसके बाद तो काफी डिटेल में काम करने की जरूरत है। आपने बोला कि गोल्डन रूल है, कोई भी पहले रेट पूछेगा, आप पहले प्राइस मत बताओ, पहले उसकी वैल्यू, यानी वो आप उसे दे क्या रहे हैं वो बताओ। अब वैल्यू के अंदर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उसे टेक्निकल चीजें बतानी चाहिए, या उस टेक्निकल चीज का क्या रिजल्ट है वो बताना चाहिए? क्या उसे कंफर्ट की बात करनी चाहिए या मटेरियल की बात करनी चाहिए? इस तरह का बहुत बढ़िया होना क्या चाहिए पॉइंट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमने अपने यहाँ जब हम कंसल्टेंसी देते हैं काफी लोगों को, तो हमने एक रूल बनाया हुआ है, बाय द वे, FBP हमने एक बनाया हुआ है छोटा। FBP का मतलब है फीचर, बेनिफिट, प्रूफ। आपके प्रोडक्ट के फीचर, चाहे वो अपैरेल है, चाहे शूज है, चाहे कोई और भी आइटम है, कुछ भी है, फीचर क्या है, बेनिफिट क्या है और प्रूफ क्या है। तो हमने इसके अंदर ये पॉलीयूरियल की ट्रीटमेंट की हुई है। ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं, हमारे यहाँ एक जर्मन की मशीन है जिसके कारण से ये होता है, ये फीचर है। इसका बेनिफिट क्या है? इसके कारण से ये जो सोल है या ये कपड़ा है, इसमें बड़ी मुलायमता आ जाती है, स्मूथनेस आ जाती है, ये बेनिफिट है। उसके कारण से आप इस कपड़े को या शूज को जब गर्मी में भी पहनते हैं आपको बड़ा कंफर्टेबल लगता है, पसीना नहीं आता है। एग्जांपल ले रहा हूं। प्रूफ के लिए फिर आपके पास वो शूज का या अप्रैल का सैंपल हो, कहता हो दिखाएं, वो प्रूफ है। या किसी कस्टमर का टेस्टिमोनियल है, किसी कस्टमर ने बोला है जी मैंने ये वाली चीज खरीदी थी और मैंने पहना, मेरे को पहन के ये फील हुआ, मैं अगली बार भी यही खरीदूंगा, ऐसा एक प्रूफ है, और मेरा फोन नंबर ये है। तो आप उसको, वो आजकल को तो मोबाइल के ऊपर सब चीजें हैं, तो आप मोबाइल पे 5 टेस्टिमोनियल लेके चलिए, तो उसको दिखाइए साथ में। तो फीचर, बेनिफिट, प्रूफ, ऐसा। फीचर, बेनिफिट, प्रूफ, एब्सोल्युटली। ये तीन चीजों का एक समाकरण है, समीकरण है। और जब भी शुरुआत करें FBP से करें, पर FBP से शुरुआत मत करें, पहले तो उससे पूछें, पहले उससे बातचीत करें, उससे पूछें कैसा कस्टमर है, क्या चीज पसंद करता है, ट्रेंड में क्या फर्क आ रहा है। ये करने के बाद आए फिर अपने प्रोडक्ट पे। जब हम किसी रिटेलर या किसी भी नए कस्टमर के पास सेल्स करने के लिए जाते हैं, आपके अनुभव से सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो बिल्कुल हमारे जहन में आ भी नहीं पाता कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही कारण होता है कि या तो बना बनाया कस्टमर भी हमसे छूट जाता है, नया कस्टमर हमारे पास नहीं आता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और बाय द वे मैंने पर्सनली जो देखा है, सबसे बड़ी गलती तो ये है क्योंकि एक सेल्स पिच तैयार नहीं की हुई है, इसलिए मोस्टली कोई भी व्यक्ति जाता है 1 मिनट के अंदर ही, जैसे कस्टमर ने बोला इसका रेट क्या है, हमको कितने का पड़ेगा, वो बता देता है। सबसे बड़ी गलती वो है, सबसे बड़ी गलती है। और दूसरा है, अगर मान लो मैं खुद हूं या मेरा सेल्समैन है और वो जा रहा है, और अगर तो हम शूज के बिजनेस में हैं, तो उसने अपने ही शूज पहने हो फैक्ट्री के, किसी और जगह के नहीं पहने हो, और वो ये दिखा पाए, देखो जी ये शूज मैंने पिछले 1.5 साल से पहने हुए हैं, अभी भी देखिए इसकी क्या चमक है, अभी भी ऐसा लगता है कि 2 महीने का है। ये चीजें छोटी छोटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बाय द वे मैं तो ये समझता हूं, अगर आपने कोई सेल्समैन वगैरह रखा हुआ है, एक तो आज की डेट में मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, वो पहले से ही बताए जी मैं आपके पास वेडनेसडे को पहुंचूंगा करीब इतने बजे, करीब 11 बजे सुबह, 12 बजे, और वो पहले से उसने ये मैसेज डाला हुआ सब लोगों को, मैं डाला हुआ, तो इसका मतलब रिटेलर भी उसे एक्सपेक्ट कर रहा है। और जब मैं उसके बाद जाता है और कहता जी मैं सुरेंद्र हूं और मैं वहां से आया हूं, और हाँ आपके पास मैसेज, कहता हाँ आपका मैसेज मिला था, बैठिए। मैं सीधा ही नहीं पहुंचू, क्योंकि सीधा पहुंचा तो कहता आप कौन, अच्छा क्या, अभी मैं बिजी हूं, अगले हफ्ते देखना, अभी माल है, बात ही खत्म हो गई। तो ये भी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं, बड़ी सारी और भी हैं, परंतु अगर मैं सबसे पहली मिस्टेक कहूं तो प्राइस वाली है। वो प्राइस वाली है। प्राइस की डिस्कशन तो जितनी पोस्टपोन हो, और पोस्टपोन हो इसका मतलब उससे पहले मैं उसके दिमाग में वैल्यू बिल्ड करूं।
और वैल्यू बिल्ड करूं तो मैं उसका विचार समझूं और मेरी प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इनोवेशन हो। ये 3-4 चीजों का समावेश। इससे ही हमारी रिपीट सेल भी बढ़ेगी और इससे ही हमारी नए कस्टमर भी हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल। और बाय द वे नए कस्टमर में तो ये है, अगर आपके पास एक जयपुर का कस्टमर है और आप अजमेर में जा रहे हैं तो जयपुर का जो आपका रिटेलर है, कस्टमर मैं रिटेलर ही कह रहा हूं क्योंकि एंड कंज्यूमर पे पहुंचना बहुत कॉस्टली है, तो आपने जयपुर वाले को बोला कि मैं अजमेर भी जाता हूं, मैं उदयपुर भी जाता हूं, आपका कोई जानकार है क्या वहां? कहता हाँ मेरे मामा जी का लड़का है, वो काम करता है उदयपुर, आप जाके मिलना। तो एक तरीका वो है, बहुत बढ़िया, आपको मिल गया। और दूसरा, अगर बुरा मन माने तो मैं आपका 2 मिनट का एक छोटा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लूं कि आपको हमसे कैसा फील होता है। उसने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, बाद में उसके दुकान की बाहर की फोटो भी खींची और ये टेस्टिमोनियल की 5 मिनट की छोटी सी वीडियो बना ली। जब वो उदयपुर जा रहा है या उसके बाद कहीं शामला जी जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो दिखा रहा है, कहता देखो सर जयपुर में हमारे पिछले 8 साल से सप्लाई हो रहा है और ये उसके विचार हैं ये व्यक्ति के, अगर आपको इनसे बात करना है तो मैं मोबाइल फोन भी दे सकता हूँ। तो ये तरीका। अपना समय हमें और हमारे फैक्ट्री ओनर्स को देने के लिए मैं हर फैक्ट्री ओनर की ओर से और बिजनेस की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू।